Hello aspirants. So in today's class, we'll try to complete from the socio-cultural anthropology till the kinship chapter, and in the next class onward, we'll cover the kinship till the language chapter, and then we are going to cover the methods and the theories in the anthropology. ठीक है? So basically आपका socio-cultural I'll try to cover in the 3 lectures itself. ठीक है, and then basically we have already covered the physical anthropology part, and then we are going to shift towards the archaeology, and then we are going to shift towards the tribal anthropology, and then the Indian village studies. चलिए, so the first chapter, the society and culture, and the first question, discuss the historical and the cultural context that has led to superseding ethnocentrism with the cultural relativism in anthropology. ठीक है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो एथनोसेंट्रिज्म इट बेसिकली रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ व्यूइंग वंस ओन कल्चर एज सुपीरियर एंड जजिंग अदर्स कल्चर बेस्ड अपॉन द कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ योर ओन कल्चर. ठीक है, ये जो है वो एथनोसेंट्रिज्म होता है. पहले यही भावना हुआ करती थी, पहले यही इमोशन हुआ करता था लोगों का. देन उसके बाद आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म आया, जो कि बेसिकली हर एक कल्चर को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के थ्रू जो है वो देखने की कोशिश करता है. तो इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का मतलब है कि एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ है. ठीक है ना, सो वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पूछे जा रहे हैं. तो फ्रांस बोआ ने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म लेके आए, एंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड फील्ड वर्क ही सब्सटेंशिएटेड कि आपके पास किस तरह से यू कैन मूव टूवर्ड्स द कल्चरल रिलेटिविज्म एंड यू कैन लीव बिहाइंड द एथनोसेंट्रिज्म. देन मलिनोव्स्की आते हैं. मलिनोव्स्की विद द अप्रोच ऑफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क वो ये काम करते हैं. फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट आती हैं. रूथ बेनेडिक्ट अपनी किताब लिखती हैं द पैटर्न्स ऑफ कल्चर, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द फील्ड वर्क एंड विद द हेल्प ऑफ द कंपैरेटिव मेथड जो उन्होंने विद दी कंपैरेटिव मेथड के अंदर जो उन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म रखा, उसके कारण जो है वो बेसिकली शी वॉज एबल टू इलस्ट्रेट कि किस तरह से आपके पास एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता. रादर देर आर वेरी ब्रॉड रेंजेस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर दैट यू कैन और यू मे हैव कंस्ट्रक्टेड. सो देन उसके बाद देर आर द कल्चरल कंटेक्स्ट. तो कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर यू हैव द सिविल राइट मूवमेंट्स. ठीक है, यू हैव द पोस्ट कलोनियलिज्म कमिंग इन, एंड जिस वजह से जो है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी रादर देन हैविंग अ जजमेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिफरेंट कल्चर यू हैड द नॉन जजमेंटल और द रिलेटिविस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है जी, फिर उसके बाद अगला सवाल आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म. इसके अंदर बेसिकली मैंने मेथडोलॉजीज कौन कौन सी इसके साथ इंगेज हुई हैं. फ्रांस बोआ की जो फील्ड वर्क है और उसके बाद हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड है वो आया. फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशनिस्ट अप्रोच है इसके अंदर वो आई. मार्गरेट मीड का जो पार्टिसिपेटरी और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ का जो टेक्निक है वो इसके अंदर आया है. उन्होंने सोशलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट को इसके अंदर स्टडी किया, जेंडर और अडोलसेंस के एरियाज़ के अंदर. एडवर्ड सापीर का लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो है वो इसके साथ जुड़ा, और इस तरह से आपके पास जो है वो एक जो कल्चरल रिलेटिविज्म है उसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है फीचर्स क्या रहते हैं. फीचर्स आपके पास कल्चरल डाइवर्सिटी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं. हम ये मानते हैं कि एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स जो है वो आपके पास वैसी एथनोसेंट्रिक या यूरोसेंट्रिक जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए. आपके पास जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको उसी कल्चर के कंटेक्स्ट में देखा जाता है. रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाई जाती है रिगार्डिंग द एथिक्स एंड द वैल्यूज़, एंड देन आपके पास जो है वो कल्चर को होलिस्टिकली जो है वो स्टडी किया जाता है. ठीक है, सो व्हाट आर द एक्सटेंसिव स्टडीज़ दैट आर डन बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, तो उनको लिखा हुआ. देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स. पहला क्रिटिसिज्म आता है मेरविन हैरिस का. मेरविन हैरिस कहते हैं कि आपके पास जो है यू हैव द टेंडेंसीज ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स द डिफरेंसेस. आपको बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग टूवर्ड्स द डिफरेंस, तो यहाँ पे जो एक थ्योरी की बात है वो थ्योरी बनानी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. देन उसके बाद बात आती है क्लिफर्ड गीट्स की. सो क्लिफर्ड गीट्स अगेन क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म, क्योंकि आपके पास जो कल्चर्स हैं उनको
आप you for reducing the cultures to the fixed bounded entities. So he argued that आपके पास इंटरप्रेटिव अप्रोच होनी चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल सब्जेक्टिवली चीज़ों को जो है वो आप एनालाइज कर सकें. देन नैन्सी स्पेंसर ह्यूज कहती हैं कि बेसिकली moral engaged anthropology that acknowledges the existence of the universal rights, that is most important thing. और आपके पास जो है वो कई बार कल्चरल रिलेटिविज्म के चलते ऐसी जो मॉरलिटी है वो पीछे रह जाती है. देन उसके बाद डेरिक फ्रीमैन ने बेसिकली मार्गरेट मीड ने जो कल्चरल रिलेटिविज्म को या फिर कल्चरल रिलेटिविज्म के नोशन को बनाया था पर्टिकुलरली उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया है. सो मार्गरेट मीड्स फाइंडिंग दे वर ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर परसीव्ड नोशन एंड द कल्चरल रिलेटिविस्टिक अजम्पशंस. तो उन्होंने इसलिए जो है वो उन्होंने कहा कि आपके पास अगेन शी वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंसेस दैट कुड हैव अकर्ड इन द कल्चर. ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड बी देयर. देन उसके बाद जो है वो गैलर अगेन जो है वो कहते हैं दैट देयर इज़ ओवरली रोमांटिसाइजेशन ऑफ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़. ठीक है जी. सो दिस इज़ द कल्चर रिलेटिविज्म और इसी के अंदर ही हमने ओवरऑल जो क्रिटिसिज्म रहा है कल्चर रिलेटिविज्म का उसको देखा है. देन उसके बाद बात आती है इज़ कल्चर यूनिक टू द ह्यूमन बींग्स और हमने इस चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. सो सबसे पहले हमने उन लोगों को लिखा कि जो लोग कहते हैं कि कल्चर जो है वो इज़ इट यूनिक टू ह्यूमन बींग. तो उसके अंदर बात आ जाती है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की और क्लिफर्ड गीट्स की और इन्हीं के अंदर जो है वो वाइट की भी बात आ जाती है. वाइट भी बेसिकली इसी चीज़ को फेवर करते हैं कि जो कम्प्लेक्स सिंबल्स हैं जो कम्प्लेक्स लैंग्वेज है दैट इज़ ओनली दी आपके पास दैट इज़ ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है. देन उसके बाद में जेन गुडल का काम आ जाता है, फ्रेंडी वॉल का काम आ जाता है. जेन गुडल का काम जो है वो चिंपैंजीज़ के अंदर है. उसके अंदर उन्होंने जो है वो कल्चरल ट्रेट्स को, टूल यूज़ को, जो सोशल हायरार्कीज़ हैं एंड ग्रुप स्पेसिफिक बिहेवियर को जो है वो दिखाया. और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो ह्यूमंस और चिंपैंजीज़ के अंदर दोनों तरह एक कल्चर मिलता है और चिंपैंजीज़ के अंदर जो कल्चर मिलता है उसके अलग जो है वो अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं. इसीलिए चिंपैंजीज़ के अंदर कल्चर जो मिलता है उसको वो कहती हैं चिंप कल्चर. सो शी सजेस्टेड दैट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कल्चर ये जो है वो आपके पास चिंपैंजीज़ के अंदर भी पाए जा सकते हैं. ऑन द अदर हैंड आपके पास फ्रेंडी वॉल अगेन दिखाते हैं कि द इमोशनल डेवलपमेंट दैट लीड्स टू द सोशल लर्निंग एक्सेट्रा. तो वो जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सोशल लर्निंग है, एम्पैथी है, कोऑपरेशन है, जो कि आगे चल के कल्चरल बिहेवियर के अंदर ट्रांसलेट होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो इनके अंदर भी देखी जाती हैं. ठीक है. सो अगेन आपके पास जो है वो तरस्त्रो मात्सोवा वो भी जो है वो इसके अंदर काम करते हैं, अगेन चिंपैंजीज़ के अंदर काम करते हैं. वो भी दिखाते हैं कि कैसे जो है उनके अंदर एक लर्निंग की एबिलिटी और अपनी कल्चरल नॉलेज को ट्रांसमिट करने की जो है वो एबिलिटी होती है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल इन हिज रिसर्च ही हैज़ शोन दैट हाउ द यंग चिंपैंजीज़ दे लर्न फ्रॉम देयर मदर एंड वो धीरे धीरे जो नट्स वगैरह जो है वो स्टोन के साथ एज अ हैमर एंड एनविल किस तरह से जो है वो नट्स को तोड़ा जा सकता है उसको जो है वो स्टडी करते हैं. देन उसके बाद जो है वो सेफर्थ की रिसर्च आ जाती है, चेने और सेफर्थ की रिसर्च. अगेन उन्होंने वेरविट मॉन्कीज़ के अंदर काम किया है और वो दिखाते हैं कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ सिंपल अलार्म कॉल्स दे आर एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर. और वो देख सकते हैं कि आपके पास क्या कौन कौन से प्रेडेटर्स जो है वो आ रहे हैं. हर एक प्रेडेटर के लिए देयर आर डिफरेंट अलार्म क्लॉक्स, तो अलार्म कॉल्स. तो इसका मतलब है एक सिंपल तरह की जो एक हम कह सकते हैं कि कल्चर है दैट इज़ ऑल्सो इन दी चिंपैंजीज देमसेल्व्स. देन उसके बाद बात आती है व्हाट व्हाई द कंसेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म इट इज़ सो डियर टू एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि यूनिकनेस क्या है कल्चर रिलेटिविज्म की. सो आपके पास जो है वो हमने देखा पहले तो जस्ट डेवलपमेंट दिखाया है, तो इसको लिख करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट. देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी ड्यू टू द कल्चर रिलेटिविज्म. सो क्लिफर्ड गीट्स जो है वो कहते हैं कि उन्होंने
अगेन ऑल्दो कल्चर रिलेटिविज्म को उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया है, खास करके जो कल्चर रिलेटिविज्म जो फ्रांस बोआ ने बनाया था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कल्चर रिलेटिविज्म को यूज़ भी किया है. सो विद द हेल्प ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द थिक डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अगेन उन्होंने कल्चर रिलेटिविज्म को रायले के कंसेप्ट के सोशोलॉजिस्ट हैं रायले, ठीक है, उनके कंसेप्ट के साथ जोड़ा और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो थिक डिस्क्रिप्शन को लेके आए, और किस तरह से जो है वो आपके पास एक आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग कल्चर प्रैक्टिसेस की बना सकते हैं, उसको जो है वो उन्होंने स्टडी किया. देन उसके बाद बात आती है मार्गरेट मीड की. सो मार्गरेट मीड अगेन आपके पास कुछ कंपैरेटिव स्टडीज़ कंडक्ट करती हैं बिटवीन दी समोआ एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, एंड अगेन उन्हीं के नॉन जजमेंटल बिहेवियर की वजह से उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के अंदर दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस और हाउ यू सोशलाइज अ पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है, उनका इमोशनल बिहेवियर एडोलसेंस के अंदर बायोलॉजी के ऊपर कम से कम डिपेंड करता है, कल्चर के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है. देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कल्चर रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. सो ज़्यादातर जो एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर आजकल हम रिफ्लेक्सिविटी का बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है दे हैव ड्राइव्ड फ्रॉम द कल्चरल रिलेटिविज्म. देन उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन. सो अगेन रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूज़ ऑफ द कल्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस. अगेन आपके पास जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वाई द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन एवरीथिंग इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म. अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं. द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ द मॉरल रिलेटिविज्म, दैट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म हम कई बार जो है वो ह्यूमन राइट्स के हनन जो है वो होने देते हैं. ठीक है, देन उसके बाद देयर इज़ ओवर एम्फोसिस ऑन दी कल्चरल डिफरेंसेस, जिसकी वजह से जो है वो देयर आर कई बार जो है वो हम देखते हैं कि जो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो हमारी कम रह जाती हैं. देन उसके बाद द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर दे आर वाइड एंड वेरिड, दे आर वास्ट एंड वेरिड. इसके अंदर हमने बेसिकली ये बताना था कि जो कंपोनेंट्स है कल्चर के वो बहुत सारे होते हैं और उसके अंदर भी डाइवर्सिटी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कल्चर. सो मटेरियल कल्चर होता है, नॉन मटेरियल कल्चर होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, रिचुअल्स होती हैं, सेरेमनीज़ होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सारे जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. ठीक है, देन उसके बाद देयर इज़ डाइवर्सिटी इनसाइड दिस ऑल्सो. ठीक है, सो जैसे आपके पास जो है लैंग्वेज और नॉन मटेरियल कल्चर आपस में कोलैबोरेट करते हैं, अगेन आपके पास जो है वो देयर इज़ डाइवर्सिटी दैट इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड सापीर और बेंजामिन वुल्फ ने जो है इस चीज़ को दिखाया कि कैसे जो आपके पास लैंग्वेज है वो आपका थॉट और परसेप्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, एंड बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड, तो आपके पास हज़ारों तरह के थॉट्स एंड परसेप्शंस जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है और आपका कल्चरल बिहेवियर जो है वो हो सकता है. देन उसके बाद बात आती है मटेरियल कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की. अगेन ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर जो है वो मलिनोस की ये दिखाते हैं कि किस तरह से आपके पास एक सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है जो कि सोशल स्टेटस वगैरह को रीइंफोर्स करता है. ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल सा एक्सचेंज, सिंपल सा मटेरियल कल्चर जो है वो आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशंस को बदल सकता है, नए सोशल इंस्टीट्यूशंस को बना सकता है. अगेन देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ मटेरियल कल्चर हेयर, और आपके पास अलग अलग तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस इस हिसाब से बन सकते हैं. देन उसके बाद बात आती है रिचुअल्स और सेरेमनीज़ की. अगेन देयर आर एन नंबर ऑफ सेरेमनीज दैट डाइवर्सिटी इज़ देयर. देन उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉन मटेरियल कल्चर बहुत सारे हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो है वो इसीलिए ये कहा जाता है दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर दे आर वास्ट एंड दे आर वेरिड. ठीक है, कि आपके पास बहुत नंबर ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस दे आर वेरी मच, बहुत सारे हैं, और उसके अंदर जो वैरायटी है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी. ठीक है जी. देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्सेस. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो इसके अंदर जो है वो हमने बताया दैट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चरल ट्रेट एंड द कल्चरल कम्प्लेक्स इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, तो आपके पास व्हाट आर द कल्चरल ट्रेट्स दे आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर लाइक रिचुअल, सिंबल, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
एंड कल्चरल कम्प्लेक्सेस दे आर बेसिकली कि जब आप इन चीज़ों को एक सेंट्रल थीम के अराउंड जो है वो निट कर देते हो, देन इट मेक्स दी कल्चरल कम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस कल्चरल ट्रेट इज ड्रिंकिंग टी सेरेमनी। ठीक है, तो जैसे आपके पास टी जो है वो इट इज़ अ कल्चरल ट्रेट, और ये कल्चरल ट्रेट जो है वो लेट से आपके पास यू आर इन इंडिया, ये कल्चरल ट्रेट जो है, या लेट से यहाँ पे मैंने ब्रिटिश कल्चर का एग्जांपल लिया है। सो दिस कल्चरल ट्रेट इट विल बी इन एवरी पर्सन। कल्चरल कम्प्लेक्स इज जब ये टी ड्रिंकिंग सेरेमनी जो है वो आपके पास एक किसी आइडियोलॉजी के अराउंड जो है वो बन जाती है, देन इट क्रिएट्स द कल्चरल कम्प्लेक्स। ठीक है, यू वांट टू सोशलाइज, एंड सोशलाइज करने का एक जो तरीका है वो आपके पास टी ड्रिंकिंग सेरेमनी जो है वो बन गई। उसके अंदर अलग अलग सिम्बल्स यूज़ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी अ टी वेयर और टी कप्स, दैट विल बी द सिंबल ऑफ द स्टेटस, कौन से टी कप्स वगैरह जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। देन उसके बाद देयर विल बी स्पेसिफिक फूड दैट विल बी एसोसिएटेड विद इट। देन अगेन आपके पास स्पेसिफिक फूड जो है वो टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड टेस्ट इट विल अगेन रिप्रेजेंट योर कल्चरल बिहेवियर और योर कल्चरल बैकिंग। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से दिस इज़ द कल्चरल कम्प्लेक्स यू आर हैविंग। ठीक है, सो द कल्चरल ट्रेट्स बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास चाय पड़ी रहेगी तो चाय जो है वो उसका कोई काम नहीं है अनलेस यू क्रिएट अ सेरेमनी अराउंड इट। तो इसीलिए मलिनोव्स्की ये मानते हैं कि आपके पास देयर आर डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स बिकॉज द कल्चरल ट्रेट्स वांट टू सर्वाइव, दैट इज़ वाई द कल्चरल कम्प्लेक्स इट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्स। एल्फ्रेड क्रोबर कहते हैं कि आपके पास कल्चरल ट्रेट्स दे आर द सिंपलर यूनिट्स ऑफ द कल्चर, वाइल द कल्चरल कम्प्लेक्सेस ये दे आर बेसिकली द क्लस्टर्स जो कि आपके पास कल्चरल ट्रेट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, एंड देन द कल्चरल ट्रेट्स दे आर गोइंग टू फंक्शन टुगेदर एज अ पर्टिकुलर कल्चरल सिस्टम, जैसे इस टी सेरेमनी के अंदर हो रहा था। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जूलियन स्टीवर्ट की। जूलियन स्टीवर्ट अगेन एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्सेस। सो वो कहते हैं कि आपके पास अगेन देयर इज़ अ फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ दीज कल्चरल एलिमेंट्स, और आपके पास जो है वो ओवरऑल कल्चरल सिस्टम इन्हीं कल्चरल एलिमेंट्स के कारण जो है वो बना रहता है, बिकॉज आपके पास एक कल्चरल कम्प्लेक्स के अंदर देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड, वहाँ पे जो है वो लोगों की बातें होंगी। ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ जो है मिलेंगे जुलेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी चेंज होगा आगे चल के, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो उसी टी सेरेमनी के दौरान जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है मेविन हर्स्कोविट्स। मेविन हर्स्कोविट्स सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्सेस दे कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द कल्चरल पैटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कल्चरल पैटर्न्स दे आर समथिंग दैट मेक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द कल्चरल ट्रेट्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी वर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि आपके पास हर घर के अंदर मौजूद रहे, जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन कल्चर इट इज़ अ वेरी नॉन वायलेंट इंडियन कल्चर, नॉन वायलेंट। तो आप इस देश के हर एक कोने के अंदर चले जाइए तो आपको किसी ना किसी का नॉन वायलेंस का प्रिसेप्ट जो है वो दिखाई दे जाएगा। कोई इसको सनातन धर्म के अंदर जो है वो बता रहा होगा, उसके साथ जोड़ के बता रहा होगा, कोई इसको सेकुलरिज्म के साथ जोड़ के बता रहा होगा, कोई इसको जो है बुद्धिज्म के साथ जोड़ के बता रहा होगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज, बट अगेन कंसिस्टेंसी है एक चीज़ की। तो आपके पास जो है वो ऐसी चीज़ें कल्चरल पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, सो आपके पास जो ये कल्चरल कम्प्लेक्सेस हैं दीज कम्प्लेक्सेस दे कंबाइन विद द कल्चरल पैटर्न। ठीक है, तो आपके पास जब ये चाय की सेरेमनी हो रही होगी या फिर दो लोग जो है वो आके बातें कर रहे होंगे, तो आपके पास अगेन इस आइडियोलॉजी बिहेवियर को इन्फोर्स और री इन्फोर्स जो है वो किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मेविन हर्स्कोविट्स इसी कल्चरल पैटर्न के अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं जो कि आपसे पूछी भी जा सकती है, दैट इज़ नोन एज सिंक्रेटिज्म। ठीक है, तो आपके पास सिंक्रेटिज्म के अंदर क्या होता है कि अगेन द वर्ड इट हैज़ कम फ्रॉम सिंक। सो आपके पास जैसे इंडिया के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर हमने ब्रिटिश टी को लिया,
ठीक है, चाय पत्ती के कंसेप्ट को लिया, चाय पत्ती के कंसेप्ट को दूध के साथ जोड़ दिया, तो हमने जो है वो अपनी ही तरह की चाय के ऊपर चर्चा जो है वो बना ली। बेसिकली उसके अंदर ब्रिटिश के एलिमेंट्स भी हैं, उसके अंदर कुछ लोग मानते हैं कुछ चाइना के कल्चर के एलिमेंट भी हैं और कुछ हमारे देसी कल्चर के एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक कल्चरल पैटर्न है ये पूरी इंडिया के अंदर जो है वो बरकरार है, और जो भी हमारी आइडियोलॉजी होती है हम इसको जो है उसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, so this is the relationship between the cultural traits and the cultural complexes. ठीक है, you can add the Ruth Benedict also here, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सो देन उसके बाद बात आती है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन की। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो वो यहाँ पे लिखी गई है। सो बेसिकली आपके पास होता क्या है कि कल्चर और सिविलाइजेशन, ये बात जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट इंक्लूड करते हैं। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट खास करके E.B. टायलर, वो एक बड़ी ही स्टैटिक डेफिनेशन देते हैं कल्चर की। ठीक है, कल्चर इज़ अ कम्प्लेक्स होल ऑफ द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द मैन। ठीक है, उसके अंदर आर्ट आ जाती हैं, उसके अंदर सिंबल्स आ जाते हैं, उसके अंदर जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं सोसाइटी के साथ वो आ जाते हैं, उसके अंदर जो भी तमाम मटेरियल चीज़ें हैं जो कि आपके पास होंगी वो आ जाती हैं। इसके अंदर आप ऑब्ज़र्व करने वाली जो बात है वो ये है कि इसके अंदर E.B. टायलर ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि तकरीबन हर एक सोसाइटी के अंदर मौजूद है, हर एक कल्चर के अंदर मौजूद रहेंगी, हर एक कम्युनिटी के अंदर मौजूद रहेंगी। हर एक कम्युनिटी में सिंबल्स रहेंगे, हर एक कम्युनिटी के अंदर फैमिली रहेगी, हर एक कम्युनिटी के अंदर इंसान जो है वो दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ सीखेगा। देन उसके बाद वो कहते हैं कि यही मटेरियल कल्चर आगे चल के एवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। E.B. टायलर कहते हैं कि आपके पास ये एवोल्यूशन जो है वो रिलीजन की वजह से होता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो मिस्टर मॉर्गन है वो कहते हैं कि यही एवोल्यूशन जो है वो फैमिली के अंदर एवोल्यूशन होने की वजह से होता है। ठीक है, जो आपके पास मार्क्स हैं, मार्क्स कहते हैं कि यही एवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से इसी कल्चर का एवोल्यूशन होता है एंड दिस कल्चर इट कल्मिनेट्स इनटू दी सिविलाइजेशन। ठीक है, यही चीज़ जो है वो सिविलाइजेशन बन जाती है। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास जो है वो इस तरह से ये कल्चर अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, व्हेन कल्चर इट एवॉल्व्स इट क्रिएट्स दी सिविलाइजेशन। ठीक है जी, तो दिस इज़ दी सिमिलैरिटी, दिस इज़ दी फर्स्ट सिमिलैरिटी। देन उसके बाद फंक्शनलिस्ट आते हैं। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, आपके पास कल्चर और सिविलाइजेशन दे कोएग्जिस्ट। ठीक है, सो सिविलाइजेशन इट इज़ द एडवांस स्टेट ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली ये बताती है कि आपके पास सिविलाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो होता रहे। सो सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट दे आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि आपको ये बताते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुला रिंग। अब कुला रिंग के अंदर जो आपके पास जो नेकलेसेस हैं, जो आपके पास ब्रेसलेट्स हैं, दे आर द पार्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, बट आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एक्सचेंजिंग। तो आपके पास जो वो सारी की सारी चीज़ें हैं दे आर एक्सचेंज्ड एज पर दी कल्चरल नॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पूरी की पूरी सोसाइटी एक सिंक्रोनिसिटी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देन उसके बाद बात आती है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है वो अगेन ही इज़ अ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और वो अगेन ही व्यूज़ द कल्चर एज अ सिस्टम ऑफ द सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। ठीक है, और आपके पास जो है वो सिविलाइजेशन, यही जो है वो आपके पास किस तरह से ये सिंबल्स ऑपरेट करेंगे, किस कंटेक्स्ट के अंदर ऑपरेट करेंगे, उस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल द एक्सचेंज ऑफ विमेन इन द डिफरेंट सोसाइटीज़। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि आपके पास हर एक सोसाइटी अपने अपने हिसाब से कौन सा विमेन का एक्सचेंज उसको अच्छा लगता है उसको जो है वो बनाती है। कुछ लोग जो है वो पैरेलल कज़न मैरिजेस करते हैं, कुछ लोग जो है वो क्रॉस कज़न मैरिजेस करते हैं। देन अगेन लुई मॉर्गन का हमने देख लिया है, तो उन्होंने स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस का मॉडल बनाया था। देन उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट अगेन सो ही इज़ अ कल्चरल रिलेटिविस्ट। तो वो कहते हैं कि हर एक के अंदर जो है वो अपना अपना कल्चर का और सिविलाइजेशन का पैटर्न होता है। देन उसके बाद एरिक वुल्फ, ज़रूरत नहीं है। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस? सो डिफरेंसेस अगेन E.B. टायलर कहते हैं कि जो सबसे स्टैटिक चीज़ है जो आपके पास हो सकती है दैट इज़ द कल्चर,
एंड जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक चीज़ है जो आपके पास हो सकती है, दैट इज़ दी सिविलाइजेशन. एल्फ्रेड क्रोबर ही ऑल्सो ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन स्कूल. ऑल्दो यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन वगैरह बनते हैं, बट एल्फ्रेड क्रोबर का जो एक एनालॉजी है, द एनालॉजी दैट ही गेव अबाउट द सुपर ऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक, दैट वाज द सपोर्टिंग थीम ऑफ द सिविलाइजेशन स्कूल. ठीक है. सो एल्फ्रेड क्रोबर कहते हैं कि आपके पास जो सुपर ऑर्गेनिक है, दैट इज़ द कल्चर, जहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर पहुँच जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा मुझे समझाने के लिए अपने आंसर के अंदर एक एग्जांपल लिखा था कि फिनिक्स के रिगार्डिंग देयर आर मैनी स्टोरीज बट द फिनिक्स इज़ नेवर सीन बाय एनीबडी. ठीक है. तो वो जो है वो लोग फिर भी जो है वो स्टोरीज़ वगैरह उसके रिगार्डिंग हैं, हैरी पॉटर के अंदर वो है. तो इसका मतलब ये है कि दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ द सुपर ऑर्गेनिक. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक दैट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन. ठीक है. तो सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो आपके पास स्पेसिफिक रोल्स, स्पेशलाइज्ड रोल्स, कम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह बनी स्टार्ट हो जाती हैं, दैट आर वेरी टेंजिबल. देन उसके बाद बात आती है एमाइल डर्काइम की. एमाइल डर्काइम अगेन, सो ही वाज अगेन वेरी मच इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द एंथ्रोपोलॉजी. और उसके उन्होंने बेसिकली बताया दैट सिविलाइजेशन इट वाज द आउटकम ऑफ इंक्रीजिंग द डिवीजन ऑफ द लेबर. तो जैसे जैसे सोसाइटल कम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं, लोगों का एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस बढ़ता जाता है, तो आपके पास जो है वो सिविलाइजेशन इवॉल्व हो जाती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इन द कल्चर देयर इज़ मोर काइंड ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. इनऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का मतलब क्या है कि सब लोग एक जैसे हैं, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जिस वजह से रिलीजन जो है वो बनता है, जिस वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनते हैं. दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस देन उसके बाद धीरे धीरे दे कल्मिनेट इनटू दी सोसाइटी, और सोसाइटी उस हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है. एंड मीनवाइल दी सोसाइटी इट स्टार्ट्स टू डिवाइड इटसेल्फ, और इसी इनऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के साथ आपके पास ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बनना शुरू हो जाती है. देन उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की. अगेन वो कहते हैं कि आपके पास कल्चर के अंदर देयर आर सिंप्लीफाइड पैटर्न. ज़रूरत नहीं इस चीज़ को करने की, छोड़ दो चाहे. ठीक है. फिर उसके बाद मार्शल सालिन आते हैं. तो मार्शल सालिन अगेन कहते हैं कि आपके पास जो है सो कल्चर इट शेप्स और द ह्यूमन बिहेवियर और द सोसाइटल स्ट्रक्चर. सो आपके पास इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चर. ठीक है. सो मार्शल सालिन ही बिलोंग्स टू द मटीरियलिस्टिक स्कूल. यहाँ पे ही बिलोंग्स टू द मटीरियलिस्टिक स्कूल. कई बार हमारे सिलेबस के अंदर हम इनको जो है वो न्यू एवोल्यूशनिज्म के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट. यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद एमाइल डर्काइम ही बिलोंग्स टू द फंक्शनलिस्ट स्कूल, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिस्ट स्कूल के पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये काम लिखा है. एल्फ्रेड क्रोबर ने इसी काम को जो है वो डिफ्यूजनिस्ट या फिर जो है वो सिविलाइजेशन स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखा है. देन उसके बाद एडवर्ड टायलर, इन्होंने इस चीज़ को जो है वो हमने एवोल्यूशनिस्ट स्कूल या फिर क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखा है. ठीक है. सो इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने डिफरेंसेस को जो है यहाँ पे लिखा है. दिस इज़ व्हाट मैटर्स इन योर आंसर, कि आपने कितने पर्सपेक्टिव्स को यूज़ किया है अपने आंसर के अंदर. ठीक है. तो जितने पर्सपेक्टिव्स को आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका जो है वो आंसर बढ़िया लगेगा. ठीक है, देखने में. देन उसके बाद बात आती है कल्चराइजेशन एंड द कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन. पहले कल्चराइजेशन को समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है. ठीक है. जब आपके पास एक इमिग्रेंट किसी बाहर वाली कल्चर के अंदर आता है, तो उस इमिग्रेंट को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें अलग से इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाने पड़ते. वो इमिग्रेंट जो है वो देखो बच्चा है, एक बच्चे को सोशलाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं. ठीक है. उसको मैनर सिखाने के लिए हम जो है वो फैमिली बनाते हैं. उसको मैनर, उसके बाद जो है वो उसको फिर स्कूल के अंदर डाला जाता है, फिर वहाँ पे पीयर ग्रुप्स होते हैं, फिर वहाँ पे टीचर्स होते हैं, तो उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है. ठीक है. दिस इज़ नोन एज द सोशलाइजेशन, जो बच्चों का किया जाता है. ऑन द अदर हैंड लेट्स से ये जो आपके पास इमिग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स जो है वो कल्चर के अंदर आते हैं, तो उनको हैबिट्स, नई हैबिट्स बनाने के लिए
उनको अलग से किसी तरह का इन्वायरमेंट वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। वो अपने हिसाब से जो है वो अपने हैबिट्स वगैरह को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी उसी डायलेक्ट को जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज द अकल्चरेशन। ठीक है, अकल्चरेशन इट इज़ द इट इज़ द ऑटोनोमस प्रोसेस, जो कि अगेन विद द हेल्प ऑफ द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन ये होता रहता है। और इसी अकल्चरेशन को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया था मिस्टर राल्फ लिंटन्स ने। ठीक है, अमेरिका के अंदर, खास करके शिकागो के अंदर जब बाहर से लोग आते हैं तो किस तरह से उनके डायलेक्ट्स, उनके हैबिट्स वगैरह जो है वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये जो अकल्चरेशन है ये अभी इमिग्रेंट फैमिलीज़ के अंदर ही नहीं हो रहा है। ये आपके पास एक कल्चर का, क्योंकि दूसरे कल्चर के अंदर ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर के अंदर अपने आप जो है वो एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो आपके पास कल्चरेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो गया है, विदाउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन भी हो रहा है। कॉन्ट्रा कल्चरेशन ऑन द अदर हैंड इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि आपके पास जिसके अंदर ये जो एक कल्चर है, ये कल्चर जो है वो अपने अंदर आने वाले एक इन्फ्लुएंस को जो है वो पुश करती है कि हमें ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि आपके पास एक कंटिन्यूम होता है जिसको हम जो है वो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम भी इंडिया के अंदर कहते हैं। तो ये ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम जो है वो आपके पास अगेन इट बेसिकली इसके अंदर अलग अलग जो आपके पास छोटी फोक कल्चर हैं वो बड़े कल्चर के साथ और बड़ी फोक कल्चर के साथ जो है इंगेज होती रहती हैं, जिस वजह से जो है कल्चरेशन जो है वो चलता रहता है। कॉन्ट्रा कल्चरेशन रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ एक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमिनेंट कल्चर। फिर उसके बाद मेविन हर्स्कोविट्स आते हैं। मेविन हर्स्कोविट्स कहते हैं दैट बोथ द कल्चरेशन एंड द कॉन्ट्रा कल्चरेशन दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चरल और द डायनामिक कल्चरल प्रोसेसेस, जिसके साथ जो है वो आपके पास आपके ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो है वो री-इन्फोर्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है ब्रॉन्सा मरीनोस्की की। ब्रॉन्सा मरीनोस्की कहते हैं कि आपके पास अगेन देयर इज़ अ कल्चरल रेसिप्रोसिटी, कुछ चीज़ों को जो है वो म्यूचुअली लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो फेडरिक बाथ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एडवर्ड सापीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लिफर्ड गीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फेडरिक बाथ इज़ important. Frederick Bath जो है वो he stresses the role of the ethnic boundaries and settings in shaping the acculturation and contra-culturation. वो basically कहते हैं कि पूरी सोसाइटी जो है वो basically लेट्स से दिस इज़ द सोसाइटी, और इस सोसाइटी के अंदर देर आर फैक्शन F1 एंड F2। तो आपके पास फैक्शन F1 एंड F2 दे विल बोथ आपके पास बड़े कॉन्शियसली इन चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है और कौन सी चीज़ों को जो है वो रिजेक्ट करना है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सेप्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजेक्शन, क्या बेसिस रहेगा एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का, दैट विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पीपल, कि लोग क्या चाहते हैं, बिकॉज ये फैक्शंस जो है वो लोगों के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं और सत्ता को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन आपके पास एथनिसिटी को रीडिफाइन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ों को आने देना है और किन चीज़ों को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास देर आर डिफरेंट फिलोसोफर्स, देर आर डिफरेंट थिंकर्स जिन्होंने कल्चराइजेशन और कल्चराइजेशन को, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन को समझाया है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने 2 केस स्टडीज़ ली हैं, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है द सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। हर्बर्ट स्पेंसर बेसिकली ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, सोसाइटी बना, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कल्चर बन जाता है। बिकॉज सोसाइटी जैसे जैसे एक्सपैंड करता है देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चाहिए होते हैं ताकि सोसाइटी को जो है वो इंटीग्रेट करके रखा जा सके। तो इसको बनाने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आप कल्चर बनाते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सुपर ऑर्गेनिक।
इसी चीज़ को अल्फ्रेड क्रूबर जो है वो आगे लेके जाते हैं। अल्फ्रेड क्रूबर कहते हैं कि आपके पास कल्चर जो है दैट इज़ वेरी सेपरेटेबल फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, कि आपके पास कई बार सोसाइटी ऐसी कहानियाँ बनाती है जो कहानियाँ जो है वो शायद एग्जिस्टेंस के अंदर कभी एग्जिस्ट ना ही की हों, जैसे फॉर एग्जांपल फीनिक्स की कहानी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास ये जो कहानियाँ हैं ये ट्रैवल करती हैं। सोसाइटी हो सकता है सोसाइटी एक ही जगह पे रह जाए, लेकिन ये कहानियाँ आगे 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 ट्रैवल करेंगी, मिथ्स आगे चल के ट्रैवल करेंगी, ठीक है। एंड दीज मिथ्स एंड दीज स्टोरीज दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक बोथ दे आर वेरी सेपरेटेबल इन नेचर, ठीक है। सो वो कहते हैं कि लैंग्वेज है, आपके पास रिलीजन है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर ऑर्गेनिक। ब्रॉन्सा मालिनोव्स्की इस चीज़ को जो है रिजेक्ट करते हैं, इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों जो है वो दे आर इंटरट्वाइंड। वो जैसे फॉर एग्जांपल सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कुला एक्सचेंज के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और कुला एक्सचेंज इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज सोसाइटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है लेस्ली वाइट की। लेस्ली वाइट कहते हैं, So Leslie White basically expanded the Radcliffe Brown's concept of the super organic culture, ठीक है, उसी चीज़ को। सो आपके पास जो है वो उन्होंने कहा कि अगेन ही आर्गूड दैट द कल्चर इट इज़ वेरी सेपरेटेबल ऑटोनॉमस एंटिटी, जो कि आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को रिड्यूस नहीं की जा सकती, बिकॉज ये ऑटोनॉमस एंटिटी जो है वो अगेन इट इज़ द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, कैसे वो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड वो स्ट्रक्चर एक इंडिविजुअल की नीड्स को कैसे फुलफिल करेगा, उस चीज़ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो आपके पास ऑल्दो सोसाइटी कल्चर के ऊपर बनती है, बट बोथ ऑफ देम दे आर सेपरेटेबल एंटिटीज़। मेरविन हैरिस इस चीज़ को बिल्कुल खारिज करते हैं। मेरविन हैरिस कहते हैं कि आपके पास यही कल्चर है जो कि आपके सिंबल्स को मीनिंग देती है, और यही सिंबल्स जो है वो आपके पास दे आर मेड बाय पीपल, ठीक है, और इन सिंबल्स को बदला भी जा सकता है और कल्चर को भी बदला जा सकता है। सो बोथ ऑफ देम दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। सो आपके पास जो है वो दिस इज़ अबाउट क्लिफर्ड गीट्स एंड मेरविन हैरिस बेसिकली कहते हैं कि आपके पास मटेरियल कल्चर ऑफ द सोसाइटी वही कल्चर बनाती हैं। जैसी मटेरियल कल्चर चेंज होगी, कल्चर भी चेंज, मटेरियल कंडीशंस चेंज होंगी, वैसे ही जो है वो कल्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन सापीर वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ द सुपर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपके पास उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा है कि आपके पास सेपरेट एंटिटी है, बट ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल के रोल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, ठीक है। हम इंडिविजुअल के रोल को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है कल्चर को बनाने के लिए, ठीक है। यहीं से यही इसी डिबेट से जो है वो सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो है वो पोर्शन, या फिर सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो एक क्वेश्चन है वो ड्राइव होता है, ठीक है। सो इसी पर्सपेक्टिव से उन क्वेश्चंस को भी आपको लिखना है। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द कल्चर। सो आपके पास जो है वो रूथ बेनेडिक्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट, ए.एल. क्रोबर, राल्फ लिंटन, क्लाइड क्लकहॉर्न, इन लोगों ने जो है वो इसके अंदर काम किया है। सो पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ अबाउट द ए.एल. क्रोबर, ठीक है। सो ए.एल. क्रोबर ही इज़ वन ऑफ द पायोनियर ऑफ द पैटर्न ऑफ कल्चर रिसर्च। सो उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर। इसके अंदर उन्होंने कुछ बेसिक जिसको हम सिस्टमेटिक पैटर्न्स कहते हैं और सेकेंडरी पैटर्न्स कहते हैं, उनको जो है वो दिखाया था कि किस तरह से पैटर्न्स जो है वो इससे जो बेसिक है और आपके पास सेकेंडरी से जो है वो बनते हैं। जो बेसिक है उस बेसिक इज़ बेसिकली रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो बेसिक इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड द परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। आपका लैंग्वेज है, आपका रिलीजन है, आपके बरियल प्रैक्टिसेस हैं, आपके कस्टम्स हैं, दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ द कल्चर। और ये हर एक, अगर आप उस पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं तो ये हर एक हाउस होल्ड के अंदर, हर एक
होम एंटिटी के अंदर जो है वो मौजूद होंगे. देन देर आर द सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द कल्चर. सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द कल्चर आर रिलेटिवली अनस्टेबल. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ टी सेरेमनी वगैरह हो गई जिसके अंदर देर आर चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट वेरी इजीली. ठीक है, और यही जो आपके पास सेकेंडरी पैटर्न्स हैं, यहीं से जो है वो बेसिक सिस्टमेटिक पैटर्न्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आ सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अ टी सेरेमनी. उस टी सेरेमनी का जो कन्वर्सेशन है, चाय पे चर्चा का कन्वर्सेशन है, उसने जो है वो आपकी दहेज की प्रथा को धीरे धीरे जो है डिल्यूट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो आपके पास चेंज आता है, बट द चेंज इन द बेसिक पैटर्न इट इज़ वेरी 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 लेस. देन उसके बाद बात आती है राल्फ लिंटन. राल्फ लिंटन ने अगेन 4 डायमेंशंस के अंदर जो है वो कल्चरल पैटर्न्स को ब्रेक किया है. द फर्स्ट इज़ द फॉर्म, मीनिंग, देन यूज, देन फंक्शन. फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास व्हाट आर द परसीव्ड सेंस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. जैसे फॉर एग्जांपल बाप और बेटे का रिश्ता. सो हमारा परसेप्शन जो है वो ये रहेगा कि आपके पास बाप और बेटे का रिश्ता जो है वो अगेन इट शुड बी कमांडेड ऑन द सेंस ऑफ ओबीडियंस. ठीक है, तो आपके पास दिस इज़ द फॉर्म. फॉर्म का मतलब है कि आइडल क्या है. देन उसके बाद बात आती है मीनिंग की. मीनिंग इट इज़ कि आपके पास जो है वो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो है वो क्या इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो मीनिंग निकाला जा रहा है. यानी कि आपके पास जो आप काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने दिस इज़ इसी के ऊपर जो है वो हम करते हैं. लेट्स से आपके पास जो है वो फादर और सन का रिलेशनशिप है. फादर एंड सन का फॉर्म जो है वो दैट इज़ ओबीडियंस. ठीक है, तो लेकिन उसके बाद आप एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करते हो किसी भी सोसाइटी के अंदर, और वहाँ पे आप जो है वो कुछ एक्शंस को देखते हो. ठीक है, सो उन एक्शंस को उसके अंदर जो है वो बाप जो है वो अपने बेटे से थोड़ा सा कतरा रहा होता है, बेटा अपने बाप से थोड़ा सा कतरा रहा होता है. सो व्हाट डज दीज एक्शंस दे मैनिफेस्ट और व्हाट डज दीज एक्शंस दे मीन. ठीक है, तो उससे जो है वो छिपे हुए और उभरे हुए कुछ मतलब जो है वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद जो है वो इन मीनिंग्स को, इन एक्शंस को कैसे सोसाइटी यूज़ कर रही है सो एज टू इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर बिहेवियर. ठीक है, दैट इज़ नोन एज द यूज़ ऑफ द कैजुअल ट्रेट्स एंड द कम्प्लेक्सेस इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. देन ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास फंक्शन बनाती हैं. ठीक है, और आपके पास वही फंक्शन जो है वो इंटरेक्ट करता है बाकी लोगों के साथ. एंड इन दिस फॉर्मेट आपके पास जो एक कल्चरल पैटर्न होता है इट बिकम्स कंसिस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है राल्फ लिंटन का. ठीक है, हो सकता है कि आगे चल के इसी के ऊपर जो है वो फॉर्म, मीनिंग, यूज, फंक्शन के ऊपर जो है वो सवाल पूछ लिया जाए. ठीक है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड ऑन दैट. ओके, सो फॉर्म का मतलब है कि क्या टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, इंडोलॉजी के अंदर क्या लिख रखा है. मीनिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो किस तरह से लोग सच में इंटरेक्ट कर रहे हैं. यूज़ का मतलब होता है कि कैसे सोसाइटी उन चीज़ों को यूज़ कर रही है गपशप के लिए. ठीक है, और यही चीज़ें जो है वो फंक्शन बनाती हैं. यही जो है वो इंडिविजुअल की मानसिकता के साथ, साइकोलॉजी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और एक इंडिविजुअल को जो है वो उस सोसाइटी में रहने के लायक बनाती हैं, अकल्चरेशन करती हैं उस इंडिविजुअल के अंदर. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है क्लाइड क्लकहॉन की. क्लाइड क्लकहॉन ने बेसिकली जो कल्चरल पैटर्न्स हैं उनको इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. कंपल्सरी, प्रेफर्ड, टिपिकल, अल्टरनेट एंड रिस्ट्रिक्टेड. कंपल्सरी का मतलब है कि जो सबको पता होना चाहिए. प्रेफर्ड का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द प्रेफर्ड मैरिजेस, कि जैसा आपको सच में होना चाहिए. टिपिकल का मतलब है कि आपके पास जैसा बिहेवियर इट इज़ मोर और लेस इक्वली एक्सेप्टेबल. अल्टरनेटिव का मतलब है व्हेन यू आर इन अ टिपिकल एनवायरनमेंट, तो आपके पास व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन हैव. अगर आप टिपिकली कुछ चीज़ नहीं कर सकते तो व्हाट अल्टरनेटिव्स डू यू हैव. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल typically you should wash your clothes, but there is an alternative सेंस कि आप जो है वो पास वाला जो एक लॉन्ड्री वाला है या फिर आपके पास पास वाला कोई धोबी है उसके पास अपने कपड़े लेके जा सकते हो. देन व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि आपके पास कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. तो अकॉर्डिंग टू क्लाइड क्लकहॉन ये जो आपके पास 5 चीज़ें हैं ये हर एक कल्चरल पैटर्न का जो है वो पार्ट बनाती हैं.
ठीक है। सो इस तरह से आपके पास दीज आर द कल्चरल पैटर्न्स। देन द कल्चर इट इज़ अ कंस्ट्रक्ट और इज इट अ रियलिटी। ठीक है, तो इसको एक बार कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि सोसाइटी आर्टिफिशियली जो है उसको कंस्ट्रक्ट करती है। रियलिटी का मतलब है कि कल्चर सच में एग्जिस्ट करती है और सोसाइटी को एक प्रोमिनेंट तरीके से जो है वो इंटरेक्शन दिखाती है। ठीक है, सो इसको एक बार खुद देख लीजिएगा। देन द ह्यूमन राइट्स एंड द कल्चरल रिलेटिविज्म, जस्ट सी इट योरसेल्फ। इसके अंदर आपने दोनों साइड्स को दिखाना है। इसके अंदर आपने ये भी दिखाना है कि कैसे कल्चर ह्यूमन राइट के साथ इंटरेक्ट करती है और कैसे जो है वो आपके पास कई कल्चरल रिलेटिविज्म ह्यूमन राइट को सब्सटेंशिएट करती है और कैसे जो है वो उसका खनन भी कर देती है। ठीक है, देन उसके बाद एल्विन गॉफमैन का कंसेप्ट है कल्चर टोटल इंस्टीट्यूशंस का। जस्ट रीड इट योरसेल्फ एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल बी रिपीटेड। ठीक है, सो देन उसके बाद बात आती है डिस्कस दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी 3 मेजर अप्रोचेस। सो पहली अप्रोच आती है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, बिकॉज कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से आपके पास सोसाइटी काम करती है और सोसाइटी के अंदर हार्मनी जो है वो होती है। ठीक है, जिसके अंदर पार्सन जो है वो बेसिकली अपनी बताते हैं कि जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स है उनको सोसाइटी जो है वो आपके पास वैल्यू करती है या फिर उसको जो सोसाइटी जो है वो रिवॉर्ड करती है, और इस रिवॉर्ड के चक्कर में यू कैन एक्वायर मोर टैलेंट। डरकाइम जो है वो अगेन इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इट इज़ वेरी नेचुरल और ये जो है सोसाइटल ऑर्डर बनाने में बड़ा बेनिफिशियल काम जो है वो करती है। देन दीज आर द क्रिटिक्स। ठीक है, मार्क्स आ जाते हैं, वेबर आ जाते हैं। इन दोनों ने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है वो आपके पास एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनता है। ठीक है, देन उसके बाद बोर्डो कहते हैं कि आपके पास अगेन कल्चरल कैपिटल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस टैलेंट के ऊपर, इसको जो है वो इन्होंने नहीं दिखाया है। देन उसके बाद कॉलिंस जो है वो कहते हैं कि आपके पास अगेन पावर स्ट्रगल्स को इन्होंने नहीं दिखाया। फिर पावर स्ट्रगल्स को दिखाने के लिए देयर इज़ अनदर थ्योरी दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट थ्योरी। मार्क्स ने और वेबर ने बनाया। मार्क्स कहते हैं कि आपके पास जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर, कईयों के पास प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सो दे बिकम द कैपिटलिस्ट, बाकी जो है वो बोर्जवा बन जाते हैं। तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर जो है वो देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। देन उसके बाद वेबर कहते हैं कि वेबर कहते हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपके पास अलग अलग होती हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर, जिस वजह से जो है वो आपके पास अलग अलग तरह के पावर स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो बन जाते हैं। तो क्लास इट बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक्स, तो सब लोगों के पास जो है वो एक तरह का पैसा नहीं होता है, सब लोगों के पास अलग अलग तरह का पैसा होता है। स्टेटस इट बिलोंग्स टू द सोशल प्रेस्टीज, सब लोगों के पास अलग अलग तरह की सोशल प्रेस्टीज होती है। एंड पावर इट इज़ योर ओन टैलेंट। ठीक है, तो हर किसी के पास अलग अलग अपना एक टैलेंट होता है। तो इन 3 चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अनइवन इन द सोसाइटी, जिस वजह से आपके पास जो है वो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और आपके पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो अगेन मर्टन ने जो है वो इसको कहा है दैट इट इज़ द ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सोसाइटल कम्प्लेक्सिटी। पार्सन ने कहा है कि आपके पास अगेन पावर स्ट्रगल्स को और आपके पास सोसाइटल वैल्यूज़ जो शेयर होती हैं उसको, उसके ऊपर जो है वो आपके पास ओवर एम्फोसिस है, लेकिन आपके पास जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ कोहीजन के पास जो है वो उनका एम्फोसिस नहीं है। वेबर ने बेसिकली मार्क्स की थ्योरी को रिव्यू किया था कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स है उसको दिखा रही है, जो आपके पास आइडिया है, आपका स्पेसिफिक टैलेंट होता है और जो कल्चरल प्रेस्टीज है उसको पीछे रखा गया है। देन उसके बाद बोर्डो कहते हैं कि अगेन कल्चरल कैपिटल के रोल को निगलेक्ट किया है। लेंस्की जो है वो कहते हैं कि अगेन आजकल जो सोसाइटल एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसके इम्पैक्ट को जो है वो नहीं दिखाया गया है। देन उसके बाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी बेसिकली एडवोकेट्स कि आपके पास देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स दैट आर एसोसिएटेड टू द डिफरेंट पोजीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हर्बर्ट मीड आते हैं। हर्बर्ट मीड बेसिकली बिलीव्स दैट द इंडिविजुअल इट लर्न्स टू परफॉर्म द डिफरेंट सोसाइटल रोल्स थ्रू द सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन के अंदर ही बताया जाता है लड़कियों को कि आपको कुक करना है, लड़कों को बताया जाता है कि आपको पैसा कमाना है। तो इसी तरह से आपके पास जो जेंडर रोल्स हैं वो बनते हैं। एंड देन उसके बाद हम दिखाते हैं कि आपके पास किस तरह से पैसा जो है वो जिसके पास ज़्यादा होता है उसका
जो सोशल प्रेस्टीज है वो भी ज़्यादा होगा। तो आपके पास लड़के का जो है वो ऑब्वियसली एक मोबलाइजेशन हाई लेवल के ऊपर पहुंच गया जेंडर क्लासिफिकेशन के अंदर। सिमिलरली गॉफमैन जो है वो अगेन लिंक्स दी रोल्स टू द स्क्रिप्ट दैट इज फॉलोड बाय द इंडिविजुअल। स्क्रिप्ट, अब बात जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी की है। स्क्रिप्ट दैट इज, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? कि जो रोल्स आपको दिए जाते हैं रूल्स के हिसाब से, सो दैट इज द स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, द कंसेप्ट इट वाज नोन एज द ड्रामाटर्जी। तो ड्रामाटर्जी के अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हर एक इंसान जो है वो अपना अपना रोल अदा कर रहा होता है, उसी तरह से जैसे आपके पास एक स्टेज के ऊपर जो है वो एक्टर रोल अदा कर रहा होता है, उसी तरह से बिल्कुल उस इंसान का रोल और उस इंसान की जो साइकोलॉजी है वो उस हिसाब से बनना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद उस रोल को लिखने के लिए देर आर डिफरेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, देर आर डिफरेंट सोशल स्टेटसेस दैट आर मेड इन द सोसाइटी। ठीक है, और इंसान भी जो है वो धीरे धीरे उन सोशल स्टेटसेस को बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। देन आपके पास जो है इस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है। मिल्स जो है वो कहते हैं कि अगेन आपके पास पावर स्ट्रगल को इन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया है। बोर्डो जो है वो अगेन कहते हैं कि आपके पास द थ्योरी इट इज़ ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक फोकस्ड। आपके पास जो सोसाइटल इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे आपके पास देर इज़ समथिंग कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल, देर इज़ समथिंग कॉल्ड द सोसाइटल कैपिटल, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। गिडिंस कहते हैं कि गिडिंस अगेन कंडेम्स दिस थ्योरी फॉर निगलेक्टिंग दी पावर स्ट्रगल, और आपके पास सोशल इंटरेक्शंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। देन उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर, इस क्वेश्चन को मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस एंड रोल। ठीक है, और आपके पास स्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस के ऊपर जो है वो आपको लिखना है। सो अगेन आपके पास व्हाट इज स्टेटस एंड रोल। स्टेटस जो है वो इट इज़ अ डिफाइंड पोजीशन इन द सोशल सिस्टम, और आपके पास रोल जो है वो इट इज़ हाउ योर स्क्रिप्ट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेटस इन योर सोसाइटी। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द रोल। देन उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप, सो जस्ट रीड इट योर सेल्फ। ठीक है, तो आपके पास स्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है, अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, एंड व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन द स्क्राइब्ड स्टेटस एंड द अचीव्ड स्टेटस। जस्ट एक बार इसको जो है वो खुद देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन। एक बेसिस जो है दैट इज द इकोनॉमिक क्लास, कार्ल मार्क्स ने उसके ऊपर बात की है। दूसरा बेसिस जो है वो दैट इज द कास्ट। कास्ट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ, अकॉर्डिंग टू लुई डमॉन्ट, इट इज बेसिस ऑफ द प्योरिटी एंड पोल्यूशन। देन उसके बाद जो है वो रेस की बात आती है, रेस एंड एथनिसिटी। इसके ऊपर जो है वो W.E.B. डुबोइस ने जो है उसके ऊपर बात की है। उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो आपके पास उनका काम जो है द फिलाडेल्फिया निग्रो, उसके अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इट कैन लीड टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको उन्होंने जो है वो रेशियल और एथनिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दिया है। देन उसके बाद देर इज़ जेंडर। सो अगेन मार्गरेट मीड, लिकॉक, इन लोगों ने जो है इसके ऊपर बात की है। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन स्कूल ने जो है इसके ऊपर बात की है। नॉट ओनली मार्गरेट मीड बट ऑल्सो दी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो जेंडर के ऊपर बात की, और किस तरह से जो है वो आपके पास कुछ देर आर सोसाइटल रोल्स और देर इज़ व्हाट यू कैन कॉल दी सोशलाइजेशन, जिस वजह से जो है वो कुछ रूल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वीमेन को दी जाती हैं और कुछ जो है वो आपके पास मेल्स को दी जाती हैं, जिस वजह से जो है वो डिफरेंट जो एक कल्चर है वो दोनों का डिफरेंट होता है, दोनों का जो एक स्टेटस है वो डिफरेंट हो जाता है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द स्टेटस एंड रोल इन एंथ्रोपोलॉजी। अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अगेन वी हैव डन इट। व्हाट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब आप सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हो, एक पैटर्न्ड वे के अंदर जो है वो अरेंजमेंट के अंदर रख देते हो, दिस इज़ नोन एज द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली दैट इज इट रेफर्स टू द पैटर्न सोशल अरेंजमेंट दैट फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी। एंड बेसिकली आपके पास जो है वो आप देखते हो कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, ये जो है वो दीज आर द डेफिनेशंस, जस्ट इसको देख लीजिएगा। सोशल स्ट्रक्चर को समझाते हुए जो है अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं सोशल स्ट्रक्चर के, पहला है जो है दे आर पैटर्न्ड, द सेकंड इज हायरार्की होगी, द सेकंड, द थर्ड इज द डिफरेंट पार्ट्स दे विल बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड देन उसके बाद जो है देयर विल बी सम थिंग्स दैट आर अनसीन बट येट ऑब्जर्वेबल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिलेशंस के अंदर तनाव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज द सोशल स्ट्रक्चर। सो वी हैव डन द सोसाइटी एंड कल्चर पार्ट, एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द मैरिज पार्ट, ठीक है जी। सो इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल आता है दैट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैरिज एंड द फैमिली स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर ओवर अराउंड वर्ल्ड जो फैमिली स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है उसके ऊपर जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी जो है व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी मीन्स, यूनिवर्सैलिटी सिंपली मीन्स कि हर किसी की शादी होगी और हर किसी की शादी जो है वो एक पैट्रियार्कल वे के अंदर होगी। हर किसी की जो फैमिली है वो आपके पास एक मोनोगैमस फैमिली होगी, एक हेट्रोसेक्सुअल फैमिली होगी जिसके अंदर एक मर्द होगा एक औरत होगी, एंड देयर विल बी सर्टन रूल्स ऑफ मैरिज, जिसके अंदर मर्द जो है वो डोरी लेगा, जिसके अंदर जो विमेन है वो आपके पास कुछ काम करेगी, घर का काम करेगी, मर्द जो है वो बाहर के काम करेगा। सो और आपके पास जो ब्रेड विनर है वो मर्द रहेगा, एक न्यूक्लियर फैमिली तरह की फैमिली होगी, ठीक है। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं दे फॉर्म द यूनिवर्सल नोशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो आपके पास पहले जो प्री फेमिनिस्ट एरा था उसके अंदर ऐसी ही फैमिली जो है वो हुआ करती थी। फिर उसके बाद पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपके पास औरतों को काम करना पड़ा, फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जाके काम करना पड़ा, तो आपके पास जो फैमिली का नोशन है वो बदल गया। वहाँ पे आपके पास शैरी बी ऑटनर, तो आपके पास जो है वो अगेन द इकोनॉमी की डिमांड के हिसाब से विमेन को बाहर जाके काम करना पड़ा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैरिज, उसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। सो शैरी बी ऑटनर कहती हैं कि अगेन आपके पास जो है सो विमेन का एसोसिएशन जो है वो नेचर के साथ रहता है और मेन का एसोसिएशन जो है वो कल्चर के साथ रहता है, एंड इट लीड्स टू दी जेंडर इनइक्वालिटीज़। तो क्योंकि आपके पास जो है जब पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो नेचर की अहमियत कम हो जाती है, जिस वजह से जो है वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है वो हो जाती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो जैसे ही विमेन का एसोसिएशन जो है वो कल्चर के साथ बनाया जाएगा और मेन का एसोसिएशन थोड़ा बहुत जो है वो आपके पास नेचर के साथ बनाया जाएगा, या फिर दोनों का एसोसिएशन दोनों के साथ बनाया जाएगा, उस हिसाब से कल्चरल इनइक्वालिटीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती हैं या फिर ट्वीक हो सकती हैं। दैन उसके बाद लीकॉक, सो लीकॉक शी इज़ अ मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो उन्होंने अगेन जेंडर रिलेशंस को जो है वो दिखाया है कुछ फर्स्ट नेशन लोगों के साथ, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं कनाडा के अंदर। उन्होंने दिखाया कि आपके पास जो है वो उनके अंदर ऐसा जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं वो नहीं है। ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो हैं वो कॉलोनियलिज्म ने ही इम्पोज किए हैं सोसाइटीज़ के ऊपर। तो जैसे ही आपके पास जो है वो एम्पिरिसिज्म डिक्लाइन होता है तो हम जो है वो आपके पास जो एक इक्वालिटी के नॉर्म्स हैं वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जूडिथ बटलर जो वो कहती हैं कि आपके पास अगेन सो जेंडर इट इज़ अ परफॉर्मेंस, इट इज़ मोर अबाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट, इट इज़ मोर अबाउट द ड्रामाटर्जी rather than the biological fact. So he argued that the heterosexual marriage often reinforces these traditional gender norms और these traditional gender rules, जिसके अंदर आपके पास जो विमेन है उनको सब्जुगेट किया जाता है, लेकिन आपके पास जो है वो ऐसा अब नहीं है, अब जो है वो चेंज हो सकता है। दैन उसके बाद जो है वो बात आती है गेल रूबिन की। गेल रूबिन ने अगेन अपना एक ऐसे लिखा द ट्रैफिक इन विमेन, और उसके अंदर जो है वो उन्होंने जो ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर्स थे उसको जो है वो रिजेक्ट किया, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो आपके पास
नए तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स जो है वो बन सकते हैं, और आपके पास जो मैरिज स्ट्रक्चर्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फैमिली की बात आती है। देखिए, फैमिली वाले थिंकर्स को फैमिली के मैरिज के अंदर और मैरिज के फैमिली के अंदर आप लिख सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो आपके पास मैरिल स्टेथन अगेन पापुआ न्यू गिनी के अंदर काम करती हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे आपके पास एक अभी भी जो है वो यूनिवर्सल फैमिली स्ट्रक्चर, जो कि हेट्रोसेक्सुअल फैमिली स्ट्रक्चर का जो अजम्पशन है वो सही नहीं है। आपके पास सिंगल पेरेंट फैमिली, LGBTQ फैमिली, चाइल्डलेस कपल फैमिली, ऐसी फैमिलीज जो है वो बन सकती हैं। देन उसके बाद मिशेल रसोल्डो ने जो है वो अगेन आपके पास जेंडर रोल्स को स्टडी किया विद इन दी फैमिली, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो विमेन के रोल अक्सर प्राइवेट और डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर जो है रह जाते हैं। आपके पास जो है वो अभी हम जो ये ट्रेडिशनल रूल्स हैं इनको तोड़ सकते हैं। डेविड श्नाइडर ने अगेन आपके पास जो है वो दिखाया है कि किनशिप जो है वो इट इज़ बेस्ड अपॉन द नोशन ऑफ लव। ठीक है, सो अगेन आपके पास जो एक हेट्रोसेक्सुअल फैमिली का जो हमने एक यूनिवर्सल नोशन बनाया था, वैसा नोशन जो है वो हम तोड़ सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है दी एनेट वीनर ने जो है वो अगेन मलिनोस्की को रिजेक्ट किया है कि आपके पास विमेन का भी हाउस होल्ड के साथ और पावर प्रेस्टीज के साथ जो है बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। तो आपके पास जो है वो एक पैट्रियार्कल नॉर्म ऑफ फैमिली ज़रूरी हो, वो ज़रूरी नहीं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द मैरिज रेगुलेशंस एंड द अलायंस थ्योरी। सो द किनशिप एंड द मैरिज रेगुलेशंस, पहले जो है वो बात आती है दैट मैरिज, इसका मतलब है कि अलायंस थ्योरी कैसे समझाती है कि मैरिज रेगुलेशंस जो है वो बने। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी 1949 के अंदर। वो कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले एक्सचेंज गुड्स के अंदर हुआ, सर्विसेज के अंदर हुआ, फिर विमेन के अंदर एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया। द एक्सचेंज वाज इन वेरी पॉजिटिव, it had a positive societal value, and then eventually आपके पास exchange इतना common हो गया that incest taboo it started, and when the incest taboo it started it created the binary oppositions of mind। ठीक है, और eventually द बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ माइंड ये धीरे धीरे आपके पास जो है वो एक्सचेंज के साथ बने, एंड देन उसके बाद बिकॉज ऑफ दीज बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ द माइंड आपके पास जो इंसेस्ट टैबू है वो बना। इसी वजह से जो है इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से देयर इज द कंसैंग्यूनिटी एंड द एफिनिटी दैट वाज स्टार्टेड। ठीक है, और द ऑपोजिशन ऑफ द कंसैंग्यूनिटी ऑफ एफिनिटी इट हैड स्टार्टेड, एंड ड्यू टू दैट आपके पास दीज रूल्स ऑफ मैरिज दे आर क्रिएटेड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दो तरह के रूल्स ऑफ मैरिज बनते हैं, एक है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स के लिए, दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स के लिए आपके पास दो तरह के रूल्स ऑफ मैरिज बनते हैं, वन इज द सिमेट्रिकल रूल ऑफ मैरिज, अदर इज द असिमेट्रिकल रूल ऑफ मैरिज। द सिमेट्रिकल रूल ऑफ मैरिज इट क्रिएट्स द डायरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। द सिमेट्रिकल रूल ऑफ मैरिज इट क्रिएट्स द इनडायरेक्ट एक्सचेंज। The complex rule of marriage it creates the lineage based prohibitions, and then you have the creation of the clan based or other prohibitions in the marriage। ठीक है, अब बात आती है what is the direct exchange। ठीक है, या फिर immediate exchange, जब आपके पास ऐसे bilateral क्रॉस कजन मैरिजेस हो रही होती हैं कि आपके पास देयर इज़ अ ग्रुप ए एंड देन देयर इज़ अ ग्रुप बी, और आपके पास जो है वो बट्टा सट्टा चल रहा है, यानी कि आपके पास ये विमेन जो है वो ग्रुप ए की विमेन ग्रुप बी के अंदर जा रही हैं, ग्रुप बी की विमेन जो है वो ग्रुप ए के अंदर जा रही हैं। देन देयर इज़ द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप्स ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी। इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से इन दी जनरेशन फर्स्ट के अंदर विमेन जो है वो इस तरह से ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, आपके पास जो है देन उसके बाद देयर इज़ द जनरेशन सेकंड के अंदर जो है वो आपके पास अगेन दीज आर द ग्रुप्स। अगर आपके पास जनरेशन फर्स्ट के अंदर देयर आर द ट्रांसफ़र ऑफ द विमेन क्लॉकवाइज, देन द सेकंड जनरेशन आपके पास जो है वो विमेन काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो जाएंगी। ठीक है, तो ये दिस काइंड ऑफ मैरिज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पैट्रीलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। देन उसके बाद देयर इज़ द असिमेट्रिकल सिस्टम और द असिमेट्रिकल एक्सचेंज, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास हमेशा चाहे जनरेशन फर्स्ट हो, चाहे जनरेशन सेकंड हो, चाहे जनरेशन थर्ड हो,
तो हर एक जनरेशन के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जो है वो एक्सचेंज सिस्टम चलता रहता है। सो इस तरह से अकॉर्डिंग टू हिम आपके पास अलायंस थ्योरी ने या फिर बाइनरी ऑपोजिशंस ने जो रूल्स ऑफ मैरिज है वो बनाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है अगले सवाल की कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी पॉलीएंड्रस सोसाइटी। खुद कर लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, क्यों पॉलीएंड्रस सोसाइटी बनी है उसके रीजंस वगैरह दिए हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम इसके अंदर याद करने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट इन द ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, सो पहले मैंने प्रोस्पेक्टिव्स लिखे हैं, जैसे ई बी टायलर कहते हैं कि आपके पास जो है वो कुछ कल्चरल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस के हिसाब से मेट सिलेक्शन होता है। ब्रॉन्सा मलिनोस्की कहते हैं कि आपके पास अगेन ये जो है वो आपके पास किनशिप और सोशल स्ट्रक्चर के साथ टाई होता है। जैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा वैसा आपके पास मेट सिलेक्शन का रूल बन जाएगा। सो दीज आर सर्टन पर्सपेक्टिव्स। अब वेज क्या आते हैं। अरेंज्ड मैरिज, इट इज़ अ वे। सेल्फ चॉइस मैरिज, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, पुरातन भारत के अंदर इसको गंधर्व शादी भी कहा जाता था, गंधर्व मैरिज भी कहा जाता था। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो बात आती है ब्राइड कैप्चर की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंडाज वगैरह के अंदर होता था, एस.सी. रॉय ने इस चीज़ को दिखाया है। ब्राइड प्राइस की बात आती है, तो अगेन आपके पास जैसे हमारे अंदर डोरी होता है उसी तरह से देयर इज़ अ ब्राइड प्राइस। देन उसके बाद देयर इज़ दी क्रॉस कज़न एंड द पैरेलल कज़न मैरिजेस। ठीक है, जो कि आपके पास इरावती कारवे कहती हैं कि आपके जैसे जैसे आप साउथ इंडिया के अंदर मूव करते हो तो वैसे वैसे आपके पास क्रॉस कज़न मैरिजेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद बात आती है द ट्रायल मैरिज। सो ट्रायल मैरिज अगेन आपके पास इट इज़ कि जब आपके व्हेन देयर इज़ जब आपके पास जो है वो एज अ ट्रायल कपल जो है दे लिव टुगेदर एंड आपके पास जो है वो अगेन उसके बाद जो है वो मैरिज हो जाती है। ठीक है, सो एन के बोस ने पुरी के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे कोहैबिलेशंस को जो है वो दिखाया था ट्राइबल्स के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो बात आती है उड़ीसा के अंदर, नॉट पुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर और वेस्ट बंगाल की जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर उन्होंने दिखाया था। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिजेस विद द सूटेबल एग्जांपल्स। इसके अंदर मैंने हर तरह के प्रेफरेंशियल मैरिजेस उसकी थ्योरीज, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ जो है वो लिखी हुई हैं। जस्ट रीड इट योरसेल्फ। देन उसके बाद डिफाइन मैरिज एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज इन द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो अलग अलग तरह की मैरिज, उनकी थ्योरीज दैट आई हैव रिटन हेयर। ओके, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज एक मैरिज और वो मैरिज होती क्यों है ये आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है। देन वेयर डू यू सिचुएट द लिविंग इन ए रिलेशनशिप विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। सो अगेन आपके पास ये बात आ रही है कि कहाँ पे रखते हैं। सवाल जो है वो ये पूछा गया था कि लिविंग इन, सवाल ये नहीं था कि लिविंग इन रिलेशनशिप जो है वो शादी है या नहीं है। सवाल के अंदर ऑलरेडी इट इज़ द एस्टेब्लिश्ड नोशन दैट लिविंग इन रिलेशनशिप येस इट इज़ अ काइंड ऑफ मैरिज, बट वेयर डू यू सिचुएट इट। ठीक है, पहले बता दिया कि आपके पास जो है वो हाँ होती है लिविंग इन रिलेशनशिप, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैरिज। देन उसके बाद व्हाट आर द शेयर्ड फीचर्स ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप एंड द मैरिज। So there is a shared domestic life, there is a economic and sexual intimacy. Then उसके बाद जो है वो एक economic interdependence इनके अंदर होता है। Then what are the differences in the living in relationship and marriage? So marriage के अंदर legitimacy होती है, social recognition होता है, जो कि living in relationship के अंदर कम होता है। देन उसके बाद जो है कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी मैरिज के अंदर कम, मैरिज के अंदर जो है ज़्यादा होती है, लिविंग इन के अंदर कम होती है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो इस तरह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप जो है वो आपके पास अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ मैरिज दैट लैक्स द सोशल रिकॉग्निशन और द सोसाइटल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक लिविंग इन रिलेशनशिप को जो है वो एक ट्रायल मैरिज की तरह से हम देख सकते हैं। ऑन द सिमिलर लाइंस आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन दैट वेयर डू यू सिचुएट द होमोसेक्सुअल मैरिजेस। दिस इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद हाउ डज द टैबू सर्व्स द मीन ऑफ द सोशल कंट्रोल, इट शुड बी इन द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा, दैट इज इट। देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज द इंसिस्ट। सो इंसिस्ट टैबू, सो इंसिस्ट टैबू क्या होता है। दीज आर द थ्योरीज, आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी डन द थ्योरीज।
ठीक है। सो मैं इसको आगे कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ एडवांस सेशन, ठीक है। तो अगेन आई एम टचिंग ऑन द टॉपिक्स जो कि आप लोगों को थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते होंगे। देन उसके बाद व्हाट आर द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़, अगेन जस्ट रीड इट योरसेल्फ, कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही है। देन उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्सल मैरिज, ठीक है। जो पहली प्रॉब्लम है दैट इज़ द कल्चरल वेरिएशंस। ड्यू टू द कल्चरल वेरिएशंस देयर आर मैनी काइंड ऑफ मैरिजेस दैट आर प्रिवेलेंट देयर। कई जगह पे पॉलीगैमस मैरिज भी होती है, कई जगह के पॉलीएंड्रस मैरिज भी होती है। देन उसके बाद जो कल्चरल नॉर्म्स हैं या फिर जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो जैसे LGBTQ मैरिजेस होनी शुरू हो गई हैं, जैसे आपके पास लिविंग इन रिलेशनशिप्स आने शुरू हो गए हैं। देन उसके बाद द लीगल कंसिडरेशंस, अगेन आपके पास जो है वो देर आर डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो अलग अलग आपके पास जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर अलग अलग स्टेट्स के साथ देर आर डिफरेंट लीगैलिटीज़ दैट आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली रिगार्डिंग दी कस्टम्स इन इंडिया, तो आपके पास अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर अलग अलग कस्टमरी मैरिजेस जो है वो होती हैं। तो आपके पास इस कारण जो है वो एक तरह का जो डेफिनेशन है वो नहीं बनाया जा सकता। देन उसके बाद बात आती है देर आर डिफरेंट लीगल इंटरप्रिटेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल सरीन नंदा ने हिजड़ाज के अंदर काम किया है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे उनकी मैरिज को कई जगह के ऊपर लीगल और रिलीजियस जो एक रिकॉग्निशन है वो दिया है, कईयों के अंदर जो है वो नहीं दिया है। देन उसके बाद देर आर डिफरेंट पर्सनल व्यूज़ रिगार्डिंग द मैरिज एंड देन उसके बाद जो है वो आजकल नॉन ट्रेडिशनल लिविंग इन रिलेशनशिप्स वगैरह भी जो है वो चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस, लीगल कंसिडरेशन, चेंजिंग नॉर्म्स, चेंजिंग वेरिएशंस, द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज इट हैज़ बीन चेंजिंग। बिकॉज ये चेंज कर रहा है तो आपके पास जो है वो कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो मैरिज का नहीं बनाया जा सकता है। देन उसके बाद व्हाट आर इंसिस्ट रेगुलेशंस, और आपके पास जो है वो इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं मैरिज, फैमिली और किनशिप के इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। सो अगेन पहले जो है वो हमने बताया है कि आपके पास इंसिस्ट रेगुलेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस अपने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये बताते हैं कि आपके पास अलायंस जो है वो अगेन इंसिस्ट टैबू के कारण ही बना है। देन उसके बाद एडवर्ड वेस्टमार्क कहते हैं कि आपके पास जो ही इज़ अ फिनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो जो है वो अपनी उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। उसके अंदर वो बेसिकली वेस्टमार्क इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरह से एक जेनेटिक इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक अवर्जन मैकेनिज़्म जो है वो बना था। इसी के ऊपर, इसी वेस्टमार्क इफेक्ट के ऊपर आजकल की जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं। देन उसके बाद बात आती है ब्रॉन्सा मलिनोव्स्की की। ब्रॉन्सा मलिनोव्स्की अपना फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं और वो दिखाते हैं टोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर काम करके कि कैसे जो है वो इंसेस्ट टैबू फैमिली की सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जो है वो आर्थर पी वुल्फ का सोशो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो जो है वो चाइना के अंदर काम करते हैं और आर्थर पी वुल्फ जो है वो दिखाते हैं कि कैसे जिनके अंदर चाइल्डहुड से फैमिलियरिटी होती है उनकी मैरिजेस जो है वो ज़्यादा टिकती नहीं है। देन उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कि आपके पास जो है वो अगेन आप ताकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन सके इसलिए जो है वो और आपस में आप शादियां कर सको, इसलिए जो है वो आपके पास इंसिस्ट टैबू जो है वो इट्स अ पॉजिटिव रूल ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो इस तरह से इंसिस्ट टैबू आपके अलग अलग सोसाइटल रूल्स के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। सो सोसाइटी के जो है वो अलग अलग रूल्स जो है वो बनाता है। देन उसके बाद अगला चैप्टर दैट इज़ द फैमिली। सो फैमिली, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप। सो क्वेश्चन, सो हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप दोनों चीज़ें जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। चलिए, सो इन चीज़ों को एक बार हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। सो द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आपके पास ये टॉपिक्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं, द फैमिली एंड किनशिप, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दीज 3 टॉपिक्स दे विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।